जरा सोचिए क्या होगा अगर एक क्वेश्चन टिक करने पे आपको 1 नंबर एग्जाम में मिलेंगे। तो पता ये कितना अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के ऐसे 9 टेंथ में होते हैं। तो अगर आप उसमें एक सही टिक करते हैं तो आप 1 नंबर सीधा मिल जाएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव में क्या होता है, हर एक बच्चे का आंसर अपने अपने हिसाब से होता है। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जहां से पढ़े रहते हैं, जिस पुस्तक से पढ़े रहते हैं उसको रट लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने मन से हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हैं। उन लोगों का क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर मैच नहीं करेंगे। जो टीचर होंगे तेज करने वाले, वो देखेंगे कि जो आगे वाले बच्चे हैं जो लिखे हैं आखिर वो समझते क्या है, वो कितना जानते हैं, जिसको वो रिप्रेजेंट उस आंसर में किए होंगे। अगर हम ही किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो उसी ही हिसाब से लिखेंगे जितना हम जानते हैं, उसको उस क्वेश्चन में प्रेजेंट करेंगे। यही होता है। और अगर सही से प्रेजेंट कर पाए तो नंबर मिलेगा, पूरा नंबर मिलेगा। अगर सही से नहीं कर पाए तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि जो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है 1.5 नंबर देकर छोड़ दे। अगर हो सकता है 5 नंबर का है तो 3 से 4 नंबर देके छोड़ दे। ये होगा कि नहीं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव की बात। इसी प्रकार जो ये सब्जेक्टिव की बात हुई। और जो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, अगर आप एक को सही किए, या टिक लगाने वाला होता है या ओ मार्क रखने के लिए आता है, तो गोला करने के लिए अगर आप सही किए तो सीधा 1 नंबर मिल जाएगा, सीधा 1 नंबर मिल जाएगा। तो जो एग्जाम होते हैं, आप लोग अभी 9th में है, 10th में जाइएगा तो का बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाता है। वहां पे भी आधा वैल्यू रहता है और आधा सब्जेक्टिव रहता है। अभी से ही अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और हमने इससे पहले जो कोशिका चक्र था, कोशिका, इसका लगभग 4-5 लेक्चर लेके हम लोग पूरा चैप्टर को खत्म किए, पढ़ लिए थे। अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग किसी कोशिका का कुछ भी आए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें बस एक सही होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से कोई एक सही होंगे। तो अगर आप पिछला पूरा लेक्चर देखे होंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो जितना भी 4 या 5 लेक्चर हमने किया है इससे पहले, आप वो देखे होंगे, ताकि आपको जो कोशिका चैप्टर क्लास 9th है इसमें ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से समझ में आएंगे। ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, रटने वाला चीज नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्टिव भी याद कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट से बनता है। और याद रखिएगा हर साल एग्जाम होता है तो कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे रहते हैं जो नया बनाए जाते हैं। फिर वहां पे याद किया हुआ आपका काम नहीं आएगा, वहां पे काम आएगा आपका कंसेप्ट, आपका दिमाग काम आएगा। समझ में आएगा नहीं। कभी भी ऑब्जेक्टिव को याद करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अब जिस बच्चे को कोशिका का पूरा कंसेप्ट याद होगा उसको कोशिका का हर एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्टिव भी वो लिख पाएंगे अपने तर्क से। तो ये होता है, कभी भी किसी भी चीज को रटने के पीछे नहीं जाइएगा। रट सकते हैं, कुछ समय बाद भूल सकते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट याद हो गया तो हमेशा के लिए वो आपका रहेगा। चलिए बिना समय गवाए अब हम लोग एक एक करके बोर्ड पे ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और आप लोग के साथ हम लोग उसे सोल्व करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार होंगे। ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है कि इसमें लिखा हुआ आएगा, अभी तो हम लोग शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इस पे हम एक एक करके लिखेंगे और आपके साथ सोल्व करते चलेंगे। तो आप लोग के सहयोग से हम सोल्व करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग तैयार होंगे। चलिए, तैयार है ना आप लोग। चलिए तो अब शुरू करते हैं।
उससे पहले आपको बता दें कि हमने एक एक कंसेप्ट को देखा है और उसी कंसेप्ट पे ही ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जब बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो पढ़े थे वो सही था, एकदम काम आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि कोशिका का खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखते हैं इस पे, कोशिका का खोज किसने की थी। कोशिका का खोज किसने की थी। और इस प्रकार आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, ए करके, दूसरा बी, तीसरा सी और चौथा डी। ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें पहला है रॉबर्ट ब्राउन। उसके बाद है रॉबर्ट हुक। उसके बाद है लीवेनहॉक। हमें उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे, इसमें कौन है तो स्वान। इसमें कौन सही है वो आप लोग को पता चल गया होगा। चल गया ना कौन सही है। चलिए तो देखते हैं। तो रॉबर्ट ब्राउन जो है ये कोशिका का खोज नहीं किए है, ये किए है नाभिक का यानी केंद्रक का खोज किए हुए। याद रखिएगा, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है उसका खोज कौन किए है, रॉबर्ट ब्राउन किए हुए हैं। याद कीजिए रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका, और इसका इसी को ना यही ने कोशिका नाम दिया था। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज बोलते हैं। तो कोशिका का खोज क्यों किया, रॉबर्ट हुक। तो पहला का आंसर क्या सही होगा, बी। बस 1 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में आया बस बी पे टिक मारिए, हंसने वाला है जैसे वैसे कीजिए, 1 नंबर मिल गया। तो ऐसे होता है। देखिए लीवेनहॉक, याद कीजिए जीवित कोशिका का खोज कौन किया था, लीवेनहॉक। जीवित कोशिका। देखिए इसमें जितना भी ऑप्शन है हम आपको हर एक ऑप्शन भी सोल्व कराते हैं ताकि आपको याद रहे। क्या बता कि कोशिका की जगह से पूछते सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने की, तो वहां पे क्या रॉबर्ट हुक होगा, नहीं होगा। वहां पे याद रखिएगा कौन किया, लीवेनहॉक। उसी प्रकार स्वान, क्रिप्सन एवं स्वान होता है जो यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में भूमिका निभाए। चलिए तो इसी प्रकार अब हम लोग 2 से लेकर 6 तक इसमें लिख लिए। अब एक एक करके सबको सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कोशिका शब्द किसने दिया। तो भैया कोशिका शब्द उसी ने दिया जिसने कोशिका का खोज किया, और कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक। कब किए, तो 1665 ईस्वी में। तो कोशिका शब्द किसने दिए होंगे, तो हुक साहब, रॉबर्ट हुक। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसी प्रकार ब्राउन, तो इसने क्या किया, केंद्रक का खोज किया। केंद्रक ये स्लाइडेन एवं स्वान, याद है ना था, स्लाइडेन एवं स्वान जिसने जीवित कोशिका का दोनों मिलकर खोज किए। इससे पहले था स्वान वाला और ये है स्लाइडेन वाला। इसी प्रकार बिरचो है, तो इसमें क्या याद रखना है, हुक। जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। याद कीजिए जब हम लोग कोशिका का डिफिनेशन लिखे थे तो यही लिखे थे कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो बताओ, उत्तर नहीं होगा, अंग भी नहीं होगा, तो 3 नंबर कोशिका सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब ऑब्जेक्टिव आप लोग को बनाने आ रहे हैं। और अगला देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। याद कीजिए भैया बताए थे कि कोशिका को बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। साइको नहीं बोलने के लिए बोले थे क्योंकि साइको मतलब पागल होता है, और यहाँ पे कोशिका को क्या बोलते हैं, साइटो। तो साइटो का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी। तो देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, इसमें साइटोलॉजी का फर्स्ट में है साइटोलॉजी। तो ये नंबर आंसर सही हो जाएगा।
उसी प्रकार है हिस्टोलॉजी। जब हम लोग इससे बाद का जो चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर कुत्ता, तो बताएंगे वहां पे कि कुत्ता को बायोलॉजी में हिस्टो बोलते हैं और कुत्ता का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो धीरे धीरे हर इसका मतलब समझ पाएंगे। अब उसके बाद है पौधा कोशिका का बाहरी परत क्या कहलाती है? पौधा कोशिका का, याद कीजिए, जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी परत बना रहे थे हम लोग, वो बाहरी परत क्या था? कोशिका झिल्ली था। क्या था? कोशिका झिल्ली था। लेकिन ये पौधा कोशिका का बाहरी परत पूछ रहा है। अब पौधा कोशिका हम लोग इस प्रकार बनाए थे, याद आ गया होगा आप लोगों को? याद आ गया कि नहीं आ गया बताइए? यहाँ पे वैक्यूम था, ये सबसे बाहरी परत को क्या बोले थे? कोशिका भित्ति। क्या बोले थे? कोशिका भित्ति। याद आया कुछ? कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। याद रखिएगा। तो कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली किसमें होता है? जंतु कोशिका भित्ति। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? उसके बाद है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति बाहरी परत है, किसका बना होता है? ये चर्चा की है, सेलुलोज का। याद रखिएगा, किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। इसकी नंबर है ना, सेल्यूलोज का क्या बना होता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? सेल्यूलोज का। जैसे मेरा ये कपड़ा बना है धागा से, धागा बना है पेड़, और पेड़ में था कोशिका के सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति किसका बना है? सेल्यूलोज का। इसका मतलब ये कपड़ा में क्या है? सेल्यूलोज है। कपड़ा में क्या है? सेल्यूलोज है। आप लोग जो भोजन करते हैं, जितना भी फल सब्जी वो, उसमें क्या होगा? सेल्यूलोज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोशिका भित्ति के सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति है, पौधा कोशिका का बाहरी परत है, बना किसका है? सेल्यूलोज का। तो हम लोगों ने 6 नंबर तक आंसर देख लिए। अब एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर करके हम लोग एक ही बार में 5-6 क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब जल्दी जल्दी सोल्व करेंगे। इससे क्या है कि आपका टाइम बचेंगे। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? याद कीजिए, कोशिका का पावर हाउस बताए थे जहाँ पे कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण होता है, ऊर्जा का संश्लेषण होता है। निर्माण मतलब संश्लेषण, दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग जगह उपयोग होता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? यानी कहाँ पे ऊर्जा बनता होगा, वही होगा कोशिका का पावर हाउस। और यह भी बताए थे कि इसको पावर हाउस कहते हैं। तो आप लोग हमें खुद बता दीजिए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को। अरे भैया, गोल्जी बॉडी जो ऊर्जा परिवहन करता है, इसलिए यह तो होगा नहीं। लाइसोसोम, अरे वाह, लाइसोसोम तो सबको खत्म कर देता है। याद कीजिए, जल अब खटा गिन जाए इसमें पाया जाता है, इस सबको क्या करता है? खत्म कर देता है। एक पुष्पा है, कोशिका के अंदर का पुष्पा कौन है? लाइसोसोम। कहता है झुकेगा नहीं, एकदम जो बोला तो छिड़क देता है, जल अब घटा गिन जाए और जल के खत्म हो जाता है। ये तो होगा नहीं। आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। याद कीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी नामक चक्र चलता है और उसी से क्या बनता है? ऊर्जा बनता है। याद आया कि नहीं? और राइबोसोम के बारे में बताया तो याद कीजिए, प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। याद है कि नहीं? ये आइए गया, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? आइए गया, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भैया ऊर्जा बनता है, राइबोसोम। आ गया कि नहीं? तो क्या सही होगा? राइबोसोम। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, एकदम बच्चा का खेल है। अभी पढ़ लीजिए ताकि जब एग्जाम हो, जब टाइम आए, अंतिम एग्जाम हो, जब समय आए, तो आपको उस समय पछताने का मौका न मिले। अभी इतना मेहनत कीजिए कि जब टाइम आए तो उस टाइम आपको पछताने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिले, क्योंकि अभी आपका अच्छा समय है। आप इसमें खेलिए, कूदिए,
गेम खेलिए, कूदिए, कुछ भी कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब वही एग्जाम का समय आएगा तो आप पछताएंगे कि काश उस समय पढ़ लिए। इसलिए कहते हैं कि बुरा समय आने से पहले अच्छा समय में यह तैयारी कर लीजिए कि बुरा समय को कैसे झेलना है। नहीं तो याद रखिएगा, समय जब मुंह फेर लेता है तो शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। समझ में आ कि नहीं? इसीलिए अभी अच्छा समय है तो बुरा समय की तैयारी करके बैठिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन है? नियंत्रण यानी उसको कंट्रोल करने वाला है। और कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। आइए खोजते हैं। कोशिका झिल्ली, नाभिक, साइटोप्लाज्मा, माइटोकॉन्ड्रिया। चार। अब आप कहिएगा इसमें तो केंद्रक है, ये नहीं है, अब तो हम फंस गए। नहीं 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 भैया, ये जो कोशिका है केंद्रक कहाँ होता है? बीच में। तो ये बीच को क्या बोलते हैं? नाभिक। केंद्रक किसमें होता है? नाभिक में, यानी बीच में। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? नाभिक में। तो नाभिक में कौन नियंत्रण करता है? तो केंद्रक करता है। समझ में आ गया ना? न्यूक्लियस। अब देखिए नाभिक की खोज किसने? अब बात आए नाभिक का या बात आए केंद्रक, दोनों तो हम लोग एक ही शब्द उपयोग करेंगे दोनों के लिए। तो नाभिक का खोज किसने किया? अब ये बताए थे कुछ समय पहले, रॉबर्ट ब्राउन। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन। बोलिए रॉबर्ट को किसका किया है? कोशिका का। रॉबर्ट ब्राउन आ गया कि नहीं? तो कौन सही होगा? रॉबर्ट ब्राउन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को एकदम मजा आ रहा होगा। और इसी तरह हम लोग 10 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं। तो आइए फिर बिना समय गवाए 13वां नंबर पे, हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? क्लोरोफिल के बारे में पूछ रहा है। हरित लवक। हरित लवक, लवक की चर्चा किए थे। लवक 3 प्रकार के बताए थे, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। और आपको बताए थे कि जो हरित लवक होता है वो हरा रंग को प्रदान करता है, और किसके वजह से? तो क्लोरोफिल के वजह से। और जो वर्णी लवक होता है वो अलग अलग फल सब्जी को रंग प्रदान करते हैं, जैसे केरोटीन। उससे क्या होता है? गाजर में रंग आता है, आम में रंग आता है, पकता है, उसके कारण होता है। पपीता में रंग आता है तो रंग प्रदान करता है। एक था अवर्णी, जो भोजन को इकट्ठा कर रहा था। तो लवक बताए थे 3 प्रकार का। इसमें हरित लवक के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। यहाँ पे हीमोग्लोबिन, छोटा खून के बारे में, यानी कि केरोटीन है कि नहीं? गाजर इसी के कारण होता है, पीला टाइप का। आम इसी की वजह से पकता है, पपीता भी इसी की वजह से पकता है। और है मेलेनिन। ये मेलेनिन जो है ना, मानव में होता है। जब मानव धूप में जाता है तो उसके अंदर मेलानिन बनता है, और ये जो छुट्टा है ना, बीमारी से रक्षा करता है। बीमारी से क्या करता है? रक्षा करता है। तो जो काला आदमी रहता है ना, उसको कौन सा बीमारी होता है? कैंसर को तो ऐसे ही भगा देता है। बहुत ही जो आप लोग जानते होइएगा कि जो सूरज से जो किरण आता है उसमें यूवी किरण भी आते हैं, पराबैंगनी किरण। वो धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं, ओजोन परत उसको वापस ले देते हैं, छान लेते हैं। लेकिन अगर किसी के देह पे पड़ गया तो उसको कैंसर हो जाएगा। लेकिन जिसको मेलानिन शरीर में है अच्छा खासा, उसको कैंसर वो नहीं हो सकता। लेकिन अंग्रेज सबके देह में है भी नहीं, इसलिए एकदम जड़ दिखता है। तो जो जितना काला होगा उसके अंदर उतना मेलानिन होगा। समझ में आया नहीं? इसके वजह से ये अभी रंग प्रदान करता है। तो मेलानिन कौन सा रंग प्रदान करता है? जीवों में काला रंग प्रदान करता है। बस ऐसे याद रखिएगा। और देखिए, केवल पौधों कोशिकाओं में पाया जाता है। ऐसा कौन सा चीज है जो केवल पौधा कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता है? और उसमें से ये खोजना। तो देखिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में भी था, जंतु कोशिका में भी था। कोशिका भी थी, जंतु कोशिका में नहीं था, लेकिन पादप कोशिका में ही था केवल। पूछिए रहा है केवल पौधों कोशिका में, तो सही क्या होगा? कोशिका भी थी। लेकिन अगला ऑप्शन एक बार नजर डाल लेते हैं। उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में था। राइबोसोम क्या था? दोनों में था। एटीएस, ये आप लोग आगे पढ़ना है। उसके बाद नाभिक।
नाभिक दोनों में था केंद्रक। तो क्या नहीं था, केवल पौधों में क्या होता है, कोशिका भित्ति, जो कि ऑप्शन में था। ऐसे बहुत चीजें जो केवल पौधों में पाई जाती है, बहुत चीजें जो केवल जंतु में पाई जाती है। इसका आंसर सही होगा कोशिका भित्ति। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब आगे 13 नंबर से शुरू करते हैं। तो कोशिका द्रव को क्या कहते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। साइटो मतलब कोशिका, द्रव्य प्लाज्मा जो खून होता है ना उसी तरह होता है, इसलिए इसका कंसेप्ट है यहाँ पे। इंग्लिश में भी इसको प्लाज्मा ही बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मा। उसके बाद है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। आपको बताए थे पूरे दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, और पूरे दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडों का होता है। और आपको बताए थे कि जो मानव में सबसे बड़ी कोशिका होता है वो महिला के अंडाणु का होता है, और सबसे छोटी कोशिका पुरुष के शुक्राणु का होता है। पता है कि नहीं, मानव में पुरुष महिला दोनों आते हैं, समझ में कि नहीं। तो औरत में जो अंडाणु होते हैं उनकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, और जो पुरुष होते हैं उसके शुक्राणु की कोशिका सबसे छोटी होती है। और बताया था कि सबसे लंबी कोशिका तो दिमाग का कोशिका, केंद्रिका कोशिका बोलते हैं इसको, ये सबसे लंबा होता है। सबसे फास्ट जो है कोशिका विभाजन करने वाला लीवर, यकृत की कोशिका। और वैसी कोशिका जो विभाजित नहीं होते हैं उसके अंदर मतलब कोई खास कंसेप्ट नहीं है, ऐसे भी पूछ सकता है। अलग अलग इसको हम लाइन से बांट सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो इस तरफ है ना, इस तरफ तो लीवर है, दाई तरफ, बाई तरफ जो है ना पिल्हा या तिल्ली बोलते हैं। इसी में आरबीसी आगे खत्म होता है, आगे बढ़ना होगा। आरबीसी जो है खून में मर जाते हैं, उसके बाद जो है वो खून में आरबीसी के अंदर जल अपघटन एंजाइम लाइसोसोम नहीं होता है, जिस कारण से वो मरते नहीं है। उन्हें तो मरने के बाद उसमें तैरते रहते खून, वो आते हैं पिल्हा के पास। इसलिए जो अगर चाकू खुला गया तो पूरा खून फेंक देगा, इसलिए कोई अगर चाकू मारे तो लीवर की तरफ मरवा लेना है, दाई तरफ, लेकिन बाया तरफ बचा के रखना। समझना है कि नहीं, खून बहुत ज्यादा नहीं मिल जाएंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जब कोई इंसान जहर खाता है तो उसका जो लीवर है ना जहर से लड़ता है। पक्षी बोले हैं कि लीवर कोशिका का विभाजन फटाफट होता है, जल्दी जल्दी उसका कोशिका विभाजन होता है, लड़ता है, जहर से लड़ता है, विभाजन होता है, लड़ता है, विभाजन होता है, लड़ता है। कोई खतरनाक जहर खा लिया ना, बस विभाजन हो रहा है, लड़ रहा है, हो रहा है। अब जहर जल्दी जल्दी प्रभाव दिखा रहा है तो बस कोशिका विभाजन हो रहा है, लड़ रहा हो रहा है, तब तक में कोशिका का सब खत्म हो जाएगा और जहर अपना प्रभाव पूरा में दिखा देगा, तो इंसान क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी प्रकार दारू में होता है, दारू पीता है तो उसका कोशिका लड़ता है दारू से, हर दिन लड़ता है, जब जब पीता है तब तब लड़ता है। एक समय ऐसा आता है कि लीवर खुद उस सबसे डैमेज हो जाता है। इसीलिए देखिएगा जो दारू पीने वाला रहता है उसका लीवर हमेशा खराब हो जाता है। दारू पीने वाला का ज्यादातर लीवर खराब होता है, यही कारण है। वो लड़ता रहता है, कितना लड़ेगा, एक समय आता है वो खुद ही खराब हो जाता है और बहुत लोग मर जाते हैं। ये सब बहुत खराब चीज होते हैं। नशा कभी जिंदगी में नहीं कीजिएगा। नशा ऐसा नहीं है कि सिगरेट और दारू का ही हो सकता है, नशा बहुत चीज का चढ़ जाता है। किसी को मोबाइल का नशा होगा, किसी को गेम खेलने का नशा होगा, एकदम 10-10 घंटा गेम खेलने में लग जाएगा। हर ऐसे खराब आदत नहीं लगानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ है सबसे छोटी कोशिका, तो ये बताया है माइकोप्लाज्मा, क्या है ना माइकोप्लाज्मा। अब कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ले माइको को क्या सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ये चल रहा है सबसे, अरे सबसे बड़ी क्या हो रहा है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो अब ये बताया कि शुतुरमुर्ग के अंडा, ये हो जाएगा सही।
देखिए तंत्रिका कोशिका, ये क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। आरबीसी पता नहीं उसकी चर्चा कर दी है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? याद कीजिए, जब हम कोशिका पढ़ा रहे थे तो उसमें कोशिका झिल्ली पहले बनाए थे और बताए थे कि इसके अंदर अच्छा चीज जा सकता है और खराब चीज बाहर रह जाएगा, और इसके अंदर जो खराब होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। यानी इसमें हर एक चीज नहीं जा सकता है और वापस हर एक चीज नहीं आ सकता। यानी ये अर्ध परागमय होता है। कैसा होता है? अर्ध परागमय। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पूर्ण परागमय, यानी पूरा चीज चल जाता है? नहीं ना, ये नहीं होगा। अपरागमय, क्या कुछ भी नहीं जाता है? ऐसा तो नहीं, जाता ही है। अर्ध परागमय क्या होगा? अर्ध परागमय, है ना, सी नंबर में। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्ध परागमय झिल्ली है। और ये सब बताए क्लास में के समय, जल के अणुओं का अर्ध परागमय झिल्ली से गमन करना कहलाता है। अब ये पूछना ये चाह रहा है, ऐसे समझिए कि जो अमीबा होता है, हम सब जानते हैं, आपको भी बताया कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा कहीं से भोजन कर लेता है, कहीं से निकाल देता है, उसका कोई ठीक नहीं है क्या कब किधर से करेगा। तो अमीबा जब कोई भोजन को देखता है, अमीबा के सामने मान लीजिए जब कोई भोजन आता है तो वो खुद को इस तरह बना लेता है, कप नुमा संरचना करता है भोजन के पास, और यहाँ पे भोजन है और ये भोजन को अपने अंदर कर लेता है। तो जब ये कप नुमा संरचना बनाता है तो हम लोग इसको क्या बोले थे? फूटपाथ बोले थे। फूटपाथ बोले थे कि नहीं? क्या बोले थे? तो फूटपाथ बोले थे। तो ये जो फुटपाथ बनाया है उसमें भोजन चल गया। तो जब भोजन अमीबा पकड़ा है जिस तरह होकर, उसको फुटपाथ बोले हैं। उसी प्रकार से जल के अणु का अर्ध परागमय झिल्ली से गमन करना क्या कहलाता है? उसी प्रकार मान लीजिए ये जल है यहाँ पे, और जल जब कोशिका के अंदर जाएगा या आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण। बी नंबर, परासरण। जल कोई अणु जब कोशिका के अंदर गमन करता है तो क्या बोलते हैं? परासरण। परासरण क्या बोलते हैं? परासरण। अर्ध परागमय द्वारा जब गमन करता है क्या बोलते हैं? परासरण। ये बात याद रखिएगा। अगला है लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? भैया लाइसोसोम का तो बात ही मत करो, वो कुत्ता है, झुकेगा नहीं और वो सबको मारता है। उसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जब वो कुछ नहीं किया तो फिर टपका देगा। ऊर्जागिरी, अरे भैया ऊर्जागिरी तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आत्मघाती खनिज में आत्मघाती खनिज। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती खनिज। उसके बाद डीएनए कहाँ पाया जाता है? बताया थे केंद्र के अंदर, जीन के अंदर डीएनए में पूरा इंफॉर्मेशन। हम जो बने, आप जो बने, आपके जो पिता है, आपके जो दादा है, उसके 2 हाथ होंगे, एक हाथ में 5 उंगली होंगे, एक पैर में 5 उंगली होंगे, केस होंगे माथा पर। ये इंफॉर्मेशन कहाँ? डीएनए। इसलिए क्या डीएनए चेंज हो जाता है ना जब संतान बनता रहता है, तो उस दौरान देखिएगा किसी के हाथ में 6 उंगली हो जाता है, कान को छोटा हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए में जमा है। और डीएनए कहाँ है? केंद्रक के अंदर। देखिए केंद्रक है क्या? केंद्रक तो नहीं है। अरे भैया बताए थे केंद्रक ना है तो क्या रहेगा? नाभिक। क्या रहेगा? नाभिक। याद आया? क्या रहेगा इसका? नाभिक रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखे कितना नंबर तक? 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोगों को 40 लगभग पीडीएफ में बनाए हुए हैं। 40 को देखना, कितना देखना है? 40। ऐसे में आप लोगों को भी ज्यादा टाइम लगेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो 40 क्वेश्चन आपके पास पहुंचे और आप उसको आसानी से सोल्व कर ले, आपको आंसर उसमें लिखा मिलेगा। आप क्या कीजिएगा? हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि हाँ ये इस क्लास के इस चैप्टर का हमको पीडीएफ भेज दीजिए। ज्यादा कुछ नहीं लिखिएगा क्योंकि उसे पढ़ने में उतना टाइम नहीं रहता। उसका कुछ धड़ाक से ना सेव रहता है, भेज दिया जाएगा जब देखेंगे हम। तो 85 41 86 43 73
इस नंबर पे कीजिएगा, तो ये नंबर स्पेशल आप लोगों के इसी सुविधा के लिए उपलब्ध रहता है। आप जब इस पे कर दीजिएगा, भेज दीजिए, तो आपको 40 PDF में चल जाएगा, 40 क्वेश्चन और उसका आंसर भी रहेगा। फिर आप लोग सही सही देख के पूरा समझ लीजिएगा कि कैसे हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे, और जब जरूरत हो तो इसमें बता दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग होशियार है ही, आपके पास अलग अलग किताब भी होंगे। तो वीडियो काफी दिन से नहीं जा रहा था, लगभग 1 महीना से ज्यादा, क्योंकि एग्जाम चल रहा, तो अभी उसमें फिजिक्स का लास्ट था, खत्म हो गया। तो अब कंटिन्यू डे भी बना दिए है कि किस दिन किस क्लास के जाएंगे, तो ऐसे है, तो उसी हिसाब से वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे। तो अब दिक्कत नहीं होंगे, अब आराम से हर क्लास के हम धीरे धीरे वीडियो बना के भेजते रहेंगे। काफी क्लास भी हो जाते हैं ना, इससे थोड़ा आगे पीछे चल जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग आगे के इसी चैप्टर का सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव है, अब क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।